मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। एक ऐसी पहली सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में पनपते हैं। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर से मदरसा शिक्षा का जिन्न बोतल से निकल गया। प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के एक बयान से सियासी बखेड़ा खड़ा हुआ है। केशव प्रसाद मौर्य की माने तो मदरसा चाहे भारत का हो, पाकिस्तान का हो या बांग्लादेश का हो, वो अघोषित तौर पर आतंकवादी पैदा करने की फैक्ट्री है। माना जा रहा है कि यह बयान लेखिका तस्लीमा नसरीन की उस टिप्पणी के बाद आया है जिसमें उन्होंने मदरसों को लेकर सवाल उठाए थे। मौर्य का बयान सामने आते ही जाहिर है कि विपक्ष इसका जवाब देने के लिए तैयार बैठा ही था। तीखी प्रतिक्रिया आई। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव ने पलटवार करते हुए कहा कि आतंकवादी मदरसों में नहीं, बीजेपी के दफ्तरों में होते हैं। इसके बाद यह मुद्दा केवल बयानबाजी तक सीमित नहीं रहा, बल्कि राजनीति, शिक्षा, संविधान, अल्पसंख्यक अधिकार और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई गंभीर सवालों के साथ केंद्र में आ गया। असली सवाल यह है कि मदरसा शिक्षा का भविष्य क्या होगा। नाजिम, फाजिल जैसी डिग्रियों पर सरकार के फैसले का क्या असर पड़ेगा और क्या आतंकवाद के नाम पर पूरी एक शिक्षा व्यवस्था को कटघरे में खड़ा करना लोकतंत्र और संविधान की भावना के अनुरूप है, और क्या राजनीतिक जवाबी हमलों के जरिए ऐसी भाषा लोकतंत्र के लिए सही है। हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे। आजाद भारत में कितने मदरसों की जरूरत है, मदरसों की क्यों जरूरत है, शिक्षा प्रणालियां हमारे पास बहुतेरी हैं, ऐसे में जिस तरीके से मदरसा इस समय एक बार फिर से विवाद के चंगुल में आया है, विवादों से घिरा है, आखिर इसके पीछे क्या राज है, हम इसे समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले वो बयान जिससे इस चर्चा को आधार मिल रहा है। मदरसा बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री। अब वो सही कर रहे हैं अपने विचार से। ये आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में पनपते हैं। ये मदरसों में गरीब नौजवान किसानों की पढ़ाई पर रोक लगाना चाहते हैं, कोई नौकरी में ना आने पाए, ये लोग बेरोजगार घूमते रहे। अफसोस की बात यह है कि पिछले कुछ अरसे से मदारिस इस्लामिया के ताल्लुक से जिस तरीके का रवैया इख्तियार किया जा रहा है, चाहे वो ATS की जांच का मसला हो, तालीमी निसाब को बदलने का मसला हो, या अब कामिल और फाजिल की डिग्री को मुस्तरद करने का मसला हो, इन तमाम चीज़ों से कहीं ना कहीं आम मुसलमानों के और आम तलबा के जहनों में शक और शुबहात जरूर पैदा होते हैं। जाहिर सी बात है कि जिस तरीके की बात इस समय निकली है ये दूर तलक जाएगी। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि एक समय भारत में गुरुकुल हुआ करते थे, वो गुरुकुल कब कैसे खत्म हो गए इसके बारे में शायद ही किसी जगह चर्चा मिलती हो। लेकिन जिस तरीके से मदरसों का प्रभाव है, वो मदरसे इस्लाम के साथ ही भारत में पदार्पित होते हैं और उसके बाद चलते चले जा रहे हैं। 47 के बाद जब देश के 2-3 टुकड़े हो गए, उसके बाद भी ये मदरसे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था में मुख्य रूप से शामिल रहे। एक स्थिति ऐसी थी, हिंदी को जिस तरीके से दबाया गया, बहुत सारी आबादी ऐसी थी जिसको अंग्रेजी आती थी या उर्दू आती थी, उसको हिंदी आती ही नहीं थी। बोल लेना, बात समझ लेना वो एक चीज़ थी, लेकिन लिखना नहीं आता था, उसमें किसी तरीके की ड्राफ्टिंग नहीं आती थी, और ऐसा भी नहीं था कि वो सब्जेक्ट खत्म हो गया। तो ये भी इस देश ने ज़्यादा नहीं, केवल 2 पीढ़ी पहले की स्थितियां इस तरीके की देखी हैं। बहुत सारे लोग आपको मिल जाएंगे जिनको हिंदी लिखनी नहीं आती थी, वो उर्दू लिख लेते थे, अंग्रेजी लिख लेते थे। तो जाहिर सी बात है कि
किसी दौर में इस तरीके की स्थितियां बनी होंगी जब हिंदी को शनै शनै खत्म करने की कोशिश की गई होगी। अंग्रेजी अंग्रेज लेकर के आए और वो जिस तरीके की लैंग्वेज है वर्ल्ड वाइड उसने अपनी पहचान रखी है, उसको लेकर के आज भी इंग्लिश मीडियम के स्कूल हों या इंग्लिश की पढ़ाई हो, वो सामने से दिखती है। सवाल मदरसों को लेकर के है, जहां लगातार जिस तरीके की गतिविधियां और जिस तरीके के बयान, जिस तरीके की हरकतें आए दिन अखबारों में, टेलीविज़न पर और समाज में आती हैं, वो वापस एक बार फिर से कटघरे में मदरसे खड़े हैं। हमारे साथ इसी विषय पर चर्चा के लिए श्याम सलोने जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के लीडर हैं। मोइन खान जी हैं हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। नितेंद्र यादव जी हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। असलम बेग जी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हैं। हमारे साथ में जितेंद्र भारती जी हैं, सुभाषपा के प्रवक्ता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले श्याम सलोने जी आपसे ही आज इस चर्चा की शुरुआत करूंगा। मदरसा बोर्ड की जरूरत क्या है? मदरसों की जरूरत क्या है उत्तर प्रदेश में या देश में? मेरा आप सभी को, जितने भी हमारे पैनलिस्ट हैं, शेखर साहब, सभी को मेरा राधे राधे नमस्कार। देखिए, मदरसों की आवश्यकता तब थी जब मुगलों का शासन था, तब उनको अपने स्तर से अपनी शिक्षा को बढ़ाना था। आज मदरसों की इतनी आवश्यकता नहीं है जिस स्तर पर मदरसों की स्थापना की जा रही है। आवश्यकता है, उनका अपना धर्म है, उस धर्म में वो अपनी क्या तामील देना चाहते हैं वो उनका है, लेकिन एक लिमिट में हो। बाकी एक देश, एक कानून, एक शिक्षा। अब आप कभी शरिया की बात करते हैं, इनका हर चीज में दखलंदाजी होती है। मदरसों में ज्यादातर देखने में आता है कि मदरसे और मस्जिदें जो इबादत के लिए, धर्म के लिए, एक शांति के लिए बनाई जाती हैं, जहां इंसान शांति पाता है, वो जगहों पर हथियारों का मिलना, उन स्थानों पर तमाम चाकू, छुरियां, बड़े बड़े तलवारों का जखीरे बरामद होना, और उसके बाद उस किसी मस्जिद से या किसी मदरसे से जब ये चीज मिलती है तो किसी भी एक धर्म गुरु का, किसी मौलाना का उस पर किसी भी तरीके का कोई वक्तव्य न देना। श्याम जी, इस जगह पे मैं एक चीज आपसे, ठीक है श्याम जी, मैं एक चीज यहां पर आपको कहना चाहूंगा। मस्जिद अलग चीज है, मदरसा अलग चीज है। मदरसे में जो मुस्लिम तबका है वो उनके बच्चे शिक्षा हासिल करने के लिए जाते हैं। यह अलग बात है कि किसी मस्जिद में मदरसा भी चलता हो, यह अलग विषय है। सवाल यह है कि जो चीजें आप बता रहे हैं उसके हिसाब से ये क्यों चलाई क्यों रहे हैं? थोड़े की भी जरूरत क्यों है? खत्म करिए। नहीं, खत्म की हम इसलिए नहीं कहते हैं कि हमारे यहाँ भारत जो है एक गुलदस्ता है, सभी धर्मों का यहाँ निवास है। हम नहीं चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी केवल एक चाहती है सबका साथ, सबका विकास। हम किसी को किसी भी तरीके से प्रताड़ित नहीं करते हैं, लेकिन आपको कानून के हिसाब से, कानून के दायरे से चलना होगा। आप एक तरफ स्नातक, स्नातकोत्तर क्यों करना चाहते हैं? और वो कौन डॉक्टर है शेखर साहब जो डॉक्टर होने के बाद, महिला होने के बाद आतंकवाद के लोगों को संरक्षण देते हैं और आतंकवादी बन जाती हैं? ये कहां से पढ़ करके आती हैं? कौन से मदरसे से इनकी पढ़ाई होती है? कौन झिंगुर बाबा है जिनको तमाम मदरसों से बच्चों को पढ़ा करके और वो एक लव जिहाद में डाल देते हैं? कौन पढ़ाई कराता है इनकी? शिवपाल यादव जी कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी गुंडे और आतंकवाद पैदा करती है। ये वही शिवपाल चाचा है जिनको अखिलेश यादव जी ने लात मार करके निकाल दिया था। तब कहते थे कि समाजवादी पार्टी तो गुंडों की पार्टी बन चुकी है, समाजवादी पार्टी में लुटेरे पैदा हो चुके हैं। तो इनका कौन सा बयान सही माना जाए? चलिए ठीक है, मैं इसका जवाब नितिन जी से ही ले लेता हूं। नितिन जी से ही ले लेते हैं। नितिन जी, केशव मौर्य के बयान पर जो बात शिवपाल यादव की तरफ से आई है, उन्होंने साफ साफ कहा है कि ये जो आतंकी हैं या गुंडे बदमाश हैं, ये सब बीजेपी के दफ्तर में पाए जाते हैं।
तो आपको तो प्रदर्शन करना चाहिए बीजेपी दफ्तर के बाहर और बीजेपी दफ्तर के भीतर। जब आपकी सरकार थी तो रोजाना कम से कम एक बार तो पुलिस का वहां पर दौरा होना ही चाहिए था, अगर इतनी बड़ी लीड थी आपके लीडर के पास। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। जी शेखर भाई धन्यवाद। और सुभाष पाक प्रवक्ता बोल सारे पहले मैंने अभी श्याम भाई को सुना। सबसे पहला तो मेरी प्रतिक्रिया उत्तर प्रदेश के था कथित डिप्टी सीएम जो स्टूल मंत्री के रूप से जाने जाते हैं, उनके इस बयान की निंदा ही नहीं करता हूं। उनको इस बयान को उत्तर प्रदेश के मंत्री के नाते बयान दिया है तो इनको वापस लेना चाहिए। एक गैर संवैधानिक बयान है, क्योंकि वो उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री हैं। ये भारतीय जनता पार्टी सुभाष पाक प्रवक्ता लगातार बोल रहे हैं। एक सेकंड नितिन जी, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक्चुअली क्या है, मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा जितेंद्र भारती जी, मेरा सवाल नितेंद्र जी से ही था। वो समाजवादी पार्टी का यहां प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मैं आपके पास आऊंगा। वो नाम ऐसा मिलता जुलता नितेंद्र जितेंद्र है, वो मुझे लग रहा है कंफ्यूजन हो गया। कोई बात नहीं। जी नितिन जी, अब आप अपनी बात रखिए। ओके भैया, बोलिए सर, बोलिए। जी धन्यवाद। तो मैं यही कह रहा हूं कि सबसे पहले तो उत्तर प्रदेश के किसी मंत्री के रूप में इस तरीके का बयान सर्वथा गैर संवैधानिक है, निंदनीय है। इन्हें तत्काल अपने बयान को वापस लेना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए और अदरवाइज इसको प्रमाणित करना चाहिए। लगभग 10 साल से उत्तर प्रदेश की सरकार में मंत्री हो और कहने को उप मुख्यमंत्री हो, भले आपको स्टूल दिया जाता हो, और आज तक आप इनपुट नहीं दे पाए। अगर मदरसों में आतंकवादी पल रहे हैं, आतंकवादियों का अड्डा है, वहां आतंकवादी बनते हैं, तो आप 10 साल से क्या कर रहे हो? हमारा सवाल तो उसके बहुत बाद आएगा। जब हम सरकार में आएंगे तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से ढूंढ के एक आतंकवादी निकाल लाएंगे जो इन्होंने पीछे वाले कमरे में बंद बैठा रखे हैं। हम जैसे सरकार में आएंगे, शेखर भाई वादा करता हूं आपके चैनल में कि भारतीय जनता पार्टी किसी भी कार्यालय के अंदर घुसा हो उसको मैं निकाल के लाऊंगा और आप लोगों के सामने प्रस्तुत भी करूंगा। लेकिन ये सरकार में 10 साल से बैठे, इनको सबसे पहले उन आतंकवादियों को निकालना चाहिए, चिन्हित करना चाहिए, वरना सबके सामने माफी मांगनी चाहिए और क्षमा मांगते हुए अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। अब सबसे पहला मेरा एक प्रश्न है, हमारे श्याम भाई भी बैठे हैं और केशव मौर्य को तो मैं क्या कहूंगा, अनपढ़ जाहिल आदमी है, उनको पता ही नहीं मदरसा क्या है, मदरसे में होता क्या है। अगर मदरसे में आतंकवादी पलते हैं तो फिर ये संस्कृत स्कूलों में, गुरुकुलों में, शंकराचार्य के विद्यालयों में क्या होता है, वहां क्या पढ़ाया जाता है? अरे उनको पता नहीं है। और अभी आप जो कह रहे थे उर्दू, लोग बहुत सारे लोगों को उर्दू और अंग्रेजी आती थी, हिंदी नहीं आती थी। बिल्कुल ठीक कह रहे हो। हिंदी जो प्रमुख रूप से अस्तित्व में आई है 1800 में आई है। उर्दू जो है भारत की ओरिजिनल जुबान थी। नहीं, आप मेरे नितिन जी, आप मेरे कहने के आप बात समझिए। ऐसा है बात नहीं, आप गलत मत लीजिए, आप मेरी बात को गलत मत लीजिए। आप मेरी बात को गलत इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, इसलिए क्योंकि मैं इस चैनल में मैं इस पूरी चर्चा, अब मेरी बात होगी पहले। आपने चूंकि मेरे को बीच में लेके आए, देखिए मैं चर्चा मॉडरेट कर रहा हूं, आप समझिए इस बात को। हमारी 2 पीढ़ियां पहले की स्थिति ये थी, ज्यादा नहीं, 2 पीढ़ियां पहले की स्थिति ये थी कि हमारे जो गुरुकुल थे वो नष्ट हो चुके थे, हमारी जो हिंदी भाषा थी उसको रसातल में पहुंचाया गया था। ये भी इतिहास में दर्ज है। हमारे जितने भी अवधि, अब रामचरितमानस अगर 16वीं सदी में तुलसीदास लिख रहे हैं तो हिंदी में लिखी है उन्होंने, अवधि में लिखी है। जो हमारी रामायण है, नहीं आप सुनिए इस बात को, जो संस्कृत है उसमें लिखी है, ऐसा नहीं है। लेकिन सवाल इस बात का है कि मुंशी प्रेमचंद भी पढ़ने के लिए मदरसे में जाते थे क्योंकि स्कूल नहीं थे। आप मेरी बात समझे? तो मदरसे में उर्दू पढ़ाई जाएगी, या कॉन्वेंट वाले स्कूल थे जहां अंग्रेजों का जब शासन आया तो वहां अंग्रेजी पढ़ाई जाती थी। मुंशी प्रेमचंद, मेरे भाई ये चीजें मिलाइए मत, गलत मत बताइए। शेखर भाई मुझे गुमराह मत करिए। मैंने पीएचडी की है तो मुझे तो कम से कम आप गुमराह मत करिए दर्शकों के सामने। मदरसों में अरबी भाषा पढ़ाई जाती है, आपको पता नहीं है? उर्दू नहीं, वहां जो कुरान है वो उर्दू अरबी में है।
अरबी में उर्दू में बहुत अंतर है। भारत की भाषा उर्दू है जबकि इस्लाम की भाषा अरबी है। ये अंतर तो जरा लोगों को बता दीजिए। और कुरान अरबी में है, वहां मदरसों में अरबी शब्द पढ़ाई जाती है, ये अलग बात है कि उर्दू भी एक सब्जेक्ट के रूप में पढ़ाया जाता है। और भारत की मूल भाषा उर्दू ही थी, उसके पहले प्राकृत थी, पाली भाषा थी, उससे पहले संस्कृत उसके बाद में आई। तो संस्कृत का प्रचलन था वेदों के दौर में, संस्कृत के बाद में पाली और प्राकृत भाषा थी, फिर खड़ी बोलियां थी हमारे देश की अलग अलग क्षेत्रीय भाषा, उसमें अवधी, ब्रज और बुंदेली ये सब भाषाएं थी। जो मूल भाषा हमारी हिंदी आज की है, ये 1800 शताब्दी के अंदर यानी 2000 साल पीछे, अभी 200 साल पीछे से आई है प्रचलन में। इसलिए हमारे जो बुजुर्ग हैं या तो उर्दू जानते थे या अंग्रेजी जानते थे, क्योंकि हमारे देश की, भारत की मूल भाषा उर्दू ही थी। इस्लाम की भाषा उर्दू नहीं है, उर्दू भारत की, सनातनियों की और हम सब की भाषा है भाई। और ये मेरठ के आसपास पनपी है, ये दुबई सऊदी अरब से नहीं आई है। इसलिए मेरे को कम से कम इस विषय में मत उलझाइए। बाकी लोग जो श्याम भाई कुछ भी कह दें, वो आप तो पढ़े लिखे व्यक्ति हो, आप एडिटर हो, इसलिए आपसे उम्मीद करता हूं। भाजपा प्रवक्ता बोलता तो मैं कुछ बात नहीं बोलता, इसलिए आपसे मैं अनुरोध कर रहा हूं, इसको डिबेट का विषय मत बनाइए। आज का विषय है कि मदरसा। चलिए ठीक है, हम ठीक है, आपने अपनी बात रख दी है, ठीक है, एक हाँ ठीक है, आपने अपनी बात रख दी आपने। हम इस चर्चा केशव मौर्य पर एक बात करके कंप्लीट करूंगा। ठीक है, आज की विषय है केशव मौर्य। हाँ। केशव मौर्य का बौद्धिक ज्ञान बिल्कुल शून्य है। उन्हें यह नहीं मालूम है कि मदरसे में कौन सी पढ़ाई होती है, इसलिए ऐसी बात। अगर वो मदरसे को कह सकते हैं तो वो शंकराचार्य के विद्यालयों में क्या पढ़ाया जाता है उनको ये भी नहीं पता होगा कि वो हमारी गीता, ठीक है, पढ़ाई जाती है, वेद पढ़ाए जाते हैं, उपनिषद पढ़ाए जाते हैं। इसलिए उस विषय पर मत जाइए। और ये आपकी बात बिल्कुल सही है, जिस दिन सपा सरकार होगी हम भाजपा कार्यालय से निकाल के आतंकवादी लाएंगे। लेकिन आज 10 साल से केशव मौर्य क्या कर रहे हैं योगी जी ये जरूर अब आप रुकें तो हम आगे चर्चा को लेकर के चले, तभी इसका जवाब मिलेगा नितिन जी। ठीक है, असलम बेग जी हमारे साथ में हैं। असलम साहब ये जानना चाहेंगे कि जो मदरसे हैं ये एक दिन में विवादों में नहीं आए हैं, जमाने से ये विवादित रहे हैं। तो ऐसी स्थिति क्यों है कि जहां पर एजुकेशन का एक सिस्टम चलता है वहां पर विवाद साथ साथ चलता है, और विवाद सिर्फ ऐसा ही नहीं चल रहा है कि कहने भर का हो, वो विवाद इस तरीके का है जो न सिर्फ वैमनस्यता पैदा कर रहा है बल्कि सरकार को यह कहने पे मजबूर कर रहा है कि मदरसों से आतंकी निकलते हैं। असलम जी या तो आप गाड़ी रोक लीजिए कहीं पे, वरना आपकी आवाज नहीं आ पाएगी, नेटवर्क कटता रहेगा, हमें आवाज नहीं मिल रही आपकी। मुझे लग रहा है आप सफर कर रहे हैं। नहीं आ रही। असलम जी आप गाड़ी रोकें तभी हमारी आपकी चर्चा आगे बढ़ पाएगी, क्योंकि ऐसे नेटवर्क आ नहीं रहा, आपकी आवाज नहीं मिल रही हमें। अनम्यूट कर दीजिए अपना माइक। ठीक है असलम साहब, मेरे साथी आपके पास दोबारा आते हैं क्योंकि ये नेटवर्क की समस्या, आवाज नहीं आ रही आपकी। मोइन साहब मैं आपसे ये समझना चाहूंगा, हालांकि आप कांग्रेस का पक्ष रखेंगे, लेकिन सवाल इसी बात का है कि जो स्थिति बनी है उसमें जिन जगहों पर एजुकेशन की बात होनी चाहिए थी वहां पर टेररिज्म की बात हो रही है और टेररिस्ट निकल रहे हैं, यह बात सरकार की तरफ से कही जा रही है। देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि सन 1857 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, जिसको तारीख ने, इतिहास ने गदर के नाम से भी जाना है, उस प्रथम स्वतंत्रता संग्राम में इन्हीं मदरसों से रिलेटेड 30,000 तालिब इल्म और वहां के असातिज़ा यानी वहां के टीचर्स को अंग्रेजों की मुखालिफत करने की बिना पर फांसी के फंदों पर चढ़ा दिया गया था। आजादी 1947 15 अगस्त को जो हमें हासिल हुई, उस आजादी की तहरीक में
हिंदुस्तान में जो मदरसे थे उसमें शिक्षा ग्रहण करने वाले छात्रों ने हिंदुस्तान जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हिंदुस्तान से अंग्रेजों तुम भाग जाओ, अंग्रेजों भारत छोड़ो इत्यादि नारों के लगाने वालों के साथ मदरसे के वो तमाम तलबा साथ रहते थे कि जिनको आज ये कहा जा रहा है कि मदरसों से इस तरह के लोग निकलते हैं। हिंदुस्तान के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाला इस हिंदुस्तान का सबसे पहला आतंकवादी आरएसएस का एक कार्यकर्ता था जिसको नाथूराम गोडसे के नाम से जाना जाता है। आरएसएस के आज भी कार्यक्रमों में दशहरे के दिन हथियारों की पूजा सिर्फ इसलिए की जाती है कि एक दहशत का माहौल बनाया जाए। आप जो ये कह रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता भी ये कह रहे थे कि मदरसों से इस तरह के लोग निकलते हैं, मैं उनको जवाब ये देना चाहता हूं कि मुंशी प्रेमचंद की जुबान उर्दू थी और जब वो हिंदी में कविता कहने लगे, हिंदी में गद्य संकलन लिखने लगे, तो भी वो अपने गद्य संकलन को, उसकी भाषा हिंदी हुआ करती थी लेकिन उसका रस्मुल खत उर्दू ही हुआ करता था। और नवाब राय के नाम से प्रेमचंद जी उर्दू में कविता भी कहते थे और उर्दू के गद्य में भी बहुत बड़े बड़े व्याख्यान लिखते थे, बड़ी बड़ी कथाएं लिखते थे, उपन्यास लिखते थे। ठीक है और मोहन खान साहब, उन्होंने बड़ी बड़ी आप ठीक है, कहानियां आपने अपनी बात रखी, इतिहास मदरसों का आपने बताया है। मेरे ख्याल से असलम जी की आवाज भी आ रही है और पंडित गिरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ में जुड़े हैं हिंदू धर्मगुरु के रूप में। मैं यहाँ पर ये भी कहना चाहूंगा, ठीक है, मैं आता हूं अब आपके पास, मैं आ रहा हूं आपके पास। एक सवाल जरा असलम जी से ले लेते हैं। असलम साहब, जिस तरीके से मदरसों पर सरकार का यह कहना है कि मदरसे आतंकी फैक्ट्री हैं, क्यों ऐसा सरकार कहने पे मजबूर हुई? सबसे पहले मैं अपने इस पैनल पे बैठे सभी पैनलिस्ट को श्रावण मास की शुभकामनाएं देता हूं। और रही बात मदरसे पर, सरकार ये सोचने पर मजबूर हो रही है कि यहाँ आतंकवादी पैदा लेता है, तो सरकार के पास सारा मिशनरियां हैं, सरकार के पास जांच एजेंसियां हैं, उनका जांच कराया जाए। अगर लगता है कि वहां ऐसा है तो वैसे मदरसा को निश्चित ही बंद होना चाहिए और बंद करने में सरकार अपना अहम भूमिका निभाए। रही बात सिर्फ ये कह करके टाल देना कि मदरसे में आतंकवादी पैदा लेते हैं, तो मैं समझता हूं कि ये पूरी तरह से निराधार है और बेवजह की बातें लाया जाता है। मुसलमान इस तरह का कृत्य नहीं कर सकता। मदरसा में बोल रहे थे कि वहाँ क्या कहते हैं अरबी की पढ़ाई होती है। मदरसा में, आज के मदरसा में मैं समझता हूँ कि उर्दू भी है, हिंदी भी है, क्या कहते हैं फारसी की भी पढ़ाई होती है, उसमें होता है जो दुनियावी पढ़ाई है, साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, ये सारा पढ़ाई उसमें होता है। तो ये सिर्फ ये रटी रटाई तोता जैसी बातें हैं कि आप सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ, मदरसा के खिलाफ बोलना है और इससे उसका टीआरपी बढ़ता है, तो ऐसे बढ़ाते रहते हैं। लेकिन अगर ऐसी बात है तो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए था, लेकिन ये बयान उनका पूरी तरह से अनगढ़ बयान है। वैसे बयान से बचना चाहिए और सरकार को इस पर संज्ञान ले के ऐसे बयान देने से सरकार में है वो, और उसको बचना चाहिए कि इस तरह का बयान ना हो। चूंकि अगर सरकार में है आप तो उसकी पुष्टि कराइए, देखिए, जांच करवाइए, लेकिन सिर्फ आप हिंदू मुसलमान के नाम पर रोटी सेकिएगा तो अच्छी बात नहीं है, मेरा मानना है। चलिए ठीक है, जितेंद्र भारती जी हमारे साथ में है। जितेंद्र जी, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये मंत्रालय, अल्पसंख्यक मंत्रालय आपके ही पास है। मदरसों को लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कई फैसले भी लिए, उनकी बेहतरी के लिए भी और अवैध रूप से चल रहे और अवैध गतिविधियों में लिप्त मदरसों को बंद करने के लिए भी। सरकार की तरफ से जो बात कही है उप मुख्यमंत्री ने, क्यों कहने की नौबत आई? और जो बात इस चर्चा में बार बार आ रही है कि अगर ऐसा है, आतंक वहां से निकल रहा है, आतंक की फैक्ट्री है मदरसे, तो बंद करिए, उनको कार्रवाई कीजिए।
चलिए, शायद जितेंद्र जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? चलिए, शायद हमारा संपर्क उनसे भी नहीं हो रहा है। आवाज आ रही है और नेटवर्क कमजोर हो गया है। जितेंद्र जी मेरी आवाज आपको मिल रही है? हेलो जी जितेंद्र जी। जी आपकी आवाज आ रही है जी, आप अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं तो आप ये बताएं कि जब सरकार, उप मुख्यमंत्री ये कह रहे हैं कि मदरसे आतंक की फैक्ट्री हैं, तो सरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है? तो सबसे पहले जितने भी लोग बैठे हैं चैनल में, सभी प्रवक्ता बंधुओं को मेरा सादर प्रणाम, नमस्ते। सबसे पहले बता दूं आपको कि केशव प्रसाद मौर्य जी का ये निजी विचार हो सकता है, परंतु जो अभी हमारे सपा के प्रवक्ता हमारे बड़े भाई आदरणीय नितेंद्र यादव जी बता रहे थे, उससे खंडन कर रहे थे, तो सबसे पहले बौद्धिक काल, बौद्ध काल, मुगल काल, तब जाकर आधुनिक काल आया। और जो इन्होंने बता रहे थे भाषा की बात, तो सबसे पहले संस्कृत भाषा, उसके बाद पाली भाषा, उसके बाद तब सभी भाषा का विस्तार हुआ है। और आपको हम बता दें कि मदरसों में हम ये नहीं कह सकते कि सबके सब अपराधी हैं, परंतु कट्टरपन की जो शिक्षा जो दी जाती है उससे हमें बचने की जरूरत है। और किसी भी एजुकेशन सेंटर में सबसे पहले मानवता, संस्कृति, सभ्यता, विरासत को पढ़ाया जाना चाहिए। लेकिन अक्सर इतिहास के अब तक जितने भी यदि 100 अपराधी पाए गए, जो कि मैं अपराधी और आतंकवादी का मैं जात नहीं मानता, परंतु अभी सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि जो सबसे ज्यादा अपराधी का आकलन आता है तो उसमें ज्यादा से ज्यादा मदरसों से उसका लगाव जुड़ा होता है, जो कि इस पे उस मदरसों में कंट्रोल करने की जरूरत है। और सरकार के द्वारा जो भी उनको बजट आज जो उनको समुचित व्यवस्था किया जाता है, तो इसके लिए नहीं किया जाता है कि किसी मानवता के प्रति, किसी सभ्यता के प्रति कट्टरपन हो। और वहां पे जितने भी लोग यदि शिक्षा दी जा रही है तो सबसे पहले मानवता धर्म के साथ साथ में सभी धर्मों पर विश्वास करना चाहिए, न कि किसी धर्म और आस्था के नाम पर कट्टरपन के साथ आपराधिक तत्वों में विलीन नहीं होना चाहिए। और जो अभी शिवपाल यादव जी जो बता रहे थे, जवाब दे रहे थे, शिवपाल यादव जी चाचा जी से मेरा अनुरोध है कि सबसे पहले आप अपना इतिहास देख लीजिए कि आपके सरकार में जब तक जितने दंगे हुए, एक रिकॉर्ड है कि अब तक 9 साल के कार्यकाल में माननीय मुख्यमंत्री जी का एक भी दंगा हमारे प्रदेश में नहीं हुआ। और उनकी जो लॉ एंड ऑर्डर है अब तक सबसे सक्रिय और सफल रहा। जितने भी आपराधिक तत्व थे सब के सब सदमे में हैं, बाहर चले गए। और आपको बता दूं कि जितनी सभी धर्मों का सम्मान करते हुए उन्होंने सबको समुचित व्यवस्था किया गया, जो कि रिकॉर्ड है कि अब तक जिस बड़े बड़े शहरों में जहां पे ज्यादा से ज्यादा अत्यधिक मात्रा में जहां हमारे मुसलमान भाई रहते थे, हमारे हिंदू भाई रहते थे, हमारे बौद्ध भाई रहते थे, जहां पे किसी त्योहार को आते आते कहीं न कहीं एक बड़ा रूप में दंगा फसाद हो जाता था। लेकिन मैं धन्यवाद देता हूं माननीय मुख्यमंत्री, यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय आदित्यनाथ योगी जी को, जिन्होंने एक भी अब तक दंगा होने नहीं दिया। आज समाजवादी पार्टी की सरकार थी पूर्व में, जब भी कोई ऐसा त्योहार आता था तो पहले से ही उससे तनावपूर्ण माहौल बना दिया जाता था। और खासकर उन्होंने वोट बैंक के चक्कर में वो कई तरह के दंगा फसाद आदि हो जाते थे। लेकिन अक्सर जो राष्ट्र की बात देखा जाए तो राष्ट्र के प्रति अब तक जितने भी ज्यादा से ज्यादा जो घटनाएं घटी हैं, जो देखने को मिलता है, अधिक से अधिक लोग उन संस्थानों से जुड़े मिलते हैं जिसपे सरकार ने शिकंजा कसा है। हम उसके विरोध में नहीं हूं, परंतु उस संस्थानों में एजुकेशन के साथ साथ आधुनिकता भी जरूरी है, कट्टरपन जरूरी नहीं है। हम इसका सपोर्ट नहीं करते हैं। ठीक है। और उस मदरसों से जो भी शिक्षित वर्ग आए अपना जो भी पढ़ाई करे, साथ साथ में उनको अपना विचार जो है देना चाहिए। हमें नहीं वहां से पढ़ लिख करके डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वकील बने, प्रोफेसर बने, कोई ऐतराज नहीं है। परंतु जब ऐसे जगहों से जब एक आपराधिक तत्वों से जुड़ा मामला जब सामने आता है तो कहीं ना कहीं सवालिया कटघरे में खड़े होते हैं लोग। ठीक है जितेंद्र जी। और वहां पे
जी, अब मैं आता हूं आपके पास। मैं थोड़ा सा इस चर्चा को आगे बढ़ाता हूं। आपने अपनी सरकार की बात रखी है, उप मुख्यमंत्री ने जो कहा है उसको भी आपने सहयोगी दल होने के नाते बीजेपी के या उत्तर प्रदेश में सरकार के आपने अपनी बात रखी। पंडित गिरीश मिश्रा जी भी हमारे साथ में हैं। पंडित जी, दो चीजें हैं जो महत्वपूर्ण यहां पर निकल के आ रही हैं। मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज की लीडर है वो तो हिंदू मुसलमान इसमें अपनी अपनी तरीके से चीजों को देखेंगे, लेकिन जैसे अभी एक बड़ी चीज जो सामने आई वो ये इस चर्चा में कि कई ऐसी गतिविधियों में लोग शामिल पाए गए जो कानून व्यवस्था का भारत में उल्लंघन था। उसको आप आतंकी गतिविधि कह सकते हैं, पत्थरबाजी कह सकते हैं, अलग अलग तरीके की, और वो मदरसे से जुड़े पाए गए। अब यहां जो मदरसे की स्थिति है उसमें जैसे जो मुंशी मौलवी हैं वो हाई स्कूल के समकक्ष हैं, जो रेगुलर एजुकेशन है। जो आलिम हैं वो क्लास 12th के बराबर हैं। फिर कामिल और फाजिल स्तर, यानी ये आपके उच्च शिक्षा वाले चले गए। अब मुंशी मौलवी, जो खास तौर से मस्जिदों में जो प्लेसमेंट है वो मौलवियों का है। तो जो मौलवी सिखा रहा है या बता रहा है वो चीजें लेकर के और मुस्लिम समाज आगे आ रहा है, मतलब वहां से उसकी चीजें शुरू हो रही हैं। तो आपको लगता है कि ये जो एजुकेशन या जो बातें मौलवी के स्तर से, जो हाई स्कूल पास है उसकी क्वालिफिकेशन, मतलब वो हो सकता है ग्रेजुएट हो, पोस्ट ग्रेजुएट हो, लेकिन मिनिमम क्वालिफिकेशन मौलवी की हाई स्कूल है। तो इस लिहाज से क्या आपको लगता है कि जो ऑथराइज्ड हो रहा है उसकी अपनी सोच विकसित हो पाई है? क्योंकि यह भी एक चीज देखी गई है कि आखिर वो कहां से निकल रहे हैं। गिरीश जी, मेरा सवाल आप तक पहुंचा? जी जी जी, आप जवाब दें। पहले तो मैं टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण समस्याओं का थोड़ा विलंब से जुड़ा हूं, उसके लिए क्षमा। आप सभी को नमो नारायण। देखिए, एक आपने बहुत बड़ा पॉइंट जोड़ा है जो इस डिबेट में, मदरसे के जो मौलवी हैं मिनिमम उनकी एजुकेशन जो है, जो शिक्षा है वो 10वीं पास है। अगर सरकार मदरसों का आधुनिकीकरण कर रही है, आधुनिक बना रही है, उत्तम शिक्षा वहां के बच्चों को मिले और पढ़ लिख करके एक सभ्य नागरिक बने, इसमें तो किसी भी पक्ष या विपक्ष को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ बोला है, मैं कहता हूं, एक लेखिका है तस्लीमा नसरीन, उन्होंने लिखा अपने लेख में, कोट किया कि मदरसा चाहे पाकिस्तान का हो, बंगाल का हो अथवा भारत का हो, उस मदरसों के आड़ में आतंकवादियों को पैदा करने की जो फैक्ट्रियां चल रही हैं, उन्हीं की इस लेख को माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, हमारे केशव प्रसाद मौर्य जी ने कोट किया है। दूसरी बात, आप निगाह उठा देख, गुजरात के अभी सानंद में क्या हुआ, अहमदाबाद में, जो वहां संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त पाए गए गुट के लोग कहां पाए गए, किसी मदरसे और मस्जिद से जुड़े हुए थे। सहारनपुर मुजफ्फरनगर का केस उठा के आप देख लीजिए, सहारनपुर में एक मस्जिद में हथियारों का जखीरा पाया गया। और साथ ही साथ आप केरल को उठा के देखिए, जो है क्या बोलते हैं, सलाफी नेटवर्क जो कहां का है, कैसे उसको सपोर्ट कौन कर रहा है। ये मस्जिदें और मदरसे वास्तव में आज की तारीख में, मैं नहीं कहता खाली भारत में, आज की तारीख में पूरे विश्व में मदरसे और मस्जिदें आतंकवाद के लिए प्रसिद्ध हो चुकी हैं। सारे आतंकवादी, सारे कट्टरपंथी यहीं क्यों पैदा होते हैं। हमारा भी आश्रम है, आइए मोहनगर देखिए, यहाँ हमारे विद्यार्थी रहते हैं, उनको हम धर्म के साथ साथ इंसान बनने की शिक्षा भी देते हैं। तो मदरसों में जब तक लोगों को इंसान बनने की शिक्षा नहीं दी जाएगी, तब तक जब वहां यही सिखाया जाएगा सर धन से जुदा, तो क्या करेंगे, वहां आतंकवादी पैदा होंगे। अगर सरकार कोई ठोस कदम उठा रही है उन्हें सुधारने का, वहां के जो पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं, जो बच्चे हैं, उनको एक सही रास्ते पर लाने का, आधुनिक शिक्षा प्रणाली से उन्हें जोड़ने का,
उन्हें डॉक्टर बनाने का, इंजीनियर बनाने का, तो सरकार ऐसा कौन सा गलत व्यवहार कर रही है मदरसों के साथ में? ठीक है, ठीक मुझे है बताएं ना। ठीक है, मैं इसका जवाब लेता हूं। असलम साहब हमारे साथ में। असलम जी, मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि तस्लीमा नसरीन दुनिया की प्रख्यात लेखिका हैं, प्रोग्रेसिव मुस्लिम हैं, वो भी अपने आर्टिकल में इस बात का जिक्र करती हैं जो उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य अपने बयान के रूप में सामने रखते हैं। तो आखिर जो प्रोग्रेसिव हैं मुस्लिम और दुनिया भर में उनकी पहचान है, वो अगर अपने आर्टिकल में इस तरीके की चीजों को लेकर के आ रहे हैं तो कुछ तो तथ्य होंगे। और केवल भारत नहीं, वो पाकिस्तान और बांग्लादेश का भी जिक्र करती हैं। देखिए, तस्लीमा नसरीन को भले ही आप बहुत बड़ी लेखिका मान रही हैं, लेकिन मुस्लिम समाज, जो दुनिया भर का मुसलमान तस्लीमा नसरीन को नकारा है। और पूरी तरह से तस्लीमा नसरीन को इसलिए प्रगतिशील लेखिका कहा जा रहा है कि तस्लीमा नसरीन सिर्फ इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ का उनका बयान आता है। तस्लीमा नसरीन का क्या बयान है वो अलग माने रखता है। माने ये है कि जब कतार में बैठे लोग और ये कहता है कि मदरसा में आतंकवाद की पढ़ाई होती है, वहां से आतंकवादी निकलता है, तो आज भी भारत के ऐसे बहुसंख्यक समाज के लोग हैं जिन्होंने इस बात को स्पष्ट कर दिया है। पहले भी पैनल पर बैठे लोगों ने बताया कि मदरसा इल्म का वो गावरा है जहां देशभक्ति की पढ़ाई होती है, जहां देश के प्रति वफादारी की पढ़ाई होती है। मदरसा अगर वो आतंकवाद का काम करता तो आज मदरसे में जो दुनिया के प्रसिद्ध लेखक रहे मुंशी प्रेमचंद्र जी, वो उनकी पढ़ाई वहां नहीं होती। भारत के राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की पढ़ाई वहां नहीं होती। बड़े बड़े ऐसे स्कॉलर इस धरती पर जन्म लिया जो जिसकी तालीम मदरसे में हुई है। तो मदरसा तो सिर्फ आपका बहाना है ताकि ये मन में है। आप मदरसा को तो छोड़िए, आप तो देख लीजिए कि आप जो भी शैक्षणिक संस्थान है, आप उसके प्रति आपका क्या नजरिया है। तो सरकार को चाहिए कि ये मदरसा और ये यूनिवर्सिटी, ये कॉलेज, उनको ज्यादा से ज्यादा डेवलप करें। सरकार ने प्रयास भी किया है कि मदरसे में बच्चे के हाथ, और मैं अपने प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने साफ शब्दों में कहा है कि मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के हाथ में लैपटॉप होना चाहिए। अगर उनके हाथ में कुरान है तो लैपटॉप भी होना चाहिए। उनकी पढ़ाई बेहतर होनी चाहिए। सरकार भी लगातार कोशिश कर रही है, लगातार मदरसा बोर्ड कोशिश कर रही है। सरकार की जो गारंटी सेल है, क्या कहते हैं, वो उसका प्रयास कर रहा है कि बेहतर तालीम हो, मदरसा हो, स्कूल हो। तो मदरसा ठीक है, ठीक है। अजहर साहब, मैं एक पॉइंट आपसे डिस्कस करना ये चाह रहा हूं। ठीक है, आपने अपनी बात रख दी, चूंकि वो चर्चाएं आई थी तो आपका जवाब भी जरूरी है। मैं एक पॉइंट आपसे समझना चाह रहा हूं। देखिए, जब कहीं दंगा फैलता है और फर्ज कीजिए कि वो दंगा इस तरीके का है जिसमें आगे चल करके जिनकी कई ऐसे सामने आए हैं प्रकरण जिसमें जांच हुई है, तो जो मौलवी हैं वो धरे गए हैं। सवाल इस बात का है कि मौलवी की जो मदरसे से क्वालिफिकेशन है वो हाई स्कूल, अगर वो मतलब इक्विवेलेंट है उसके, और वो मौलवी बन सकता है, तो एक हाई स्कूल पास बच्चा कितना विकसित अपने दिमाग को कर पाएगा और किस तरीके के डिसीजंस वो ले पाएगा जब मुस्लिम तबका एक क्रूशल स्टेज से गुजर रहा होगा। जगह जगह मस्जिदें हैं, वहां मस्जिदों में मौलवी हैं। वो मौलवी एक तकरीर, मतलब मैं अपने इस चीज को तो मुझे किसी से पूछने नहीं जाना, मैं एक जगह गया, वहां पर कुछ तकरीरें थी, हम लोगों को बुलाया गया था, मीडिया वालों को। बहुत सारे लोग उन तकरीरों के बाद आए। जब हमने उनसे पूछा कि मौलवी साहब ने क्या बताया, तो उन्होंने कहा जो मौलवी साहब ने कहा वो ठीक। उनको यह तक नहीं पता था कि तकरीर हुई क्या है। तो सवाल इस बात का है कि अंधा भरोसा जिस मौलवी पे है, वो बात का अगर बखेड़ा खड़ा कर दे तो कैसे रुकेगा? और ये एग्जाम्पल्स हैं हमारे यहां। नहीं, आपने कहा कि हम लोग को मैं बुलाया था, तो मैं भी पत्रकारिता किया हूं। मैं भी दैनिक जागरण का पत्रकार रहा हूं, मैं भी खबर का संकलन किया है। मैं ये कहता हूं कि वो ऑडियंस क्या बोल रहा है वो आपको आपने परोसा है। ये बात है कि अगर आप संत सत्संग होता है, कहीं कबीर मत का होता है, कहीं संत मत का होता है, कहीं शिव चर्चा होती है, वहाँ ढेर सारे श्रद्धालु पहुंचते हैं। अब सब श्रद्धालु को अपना ज्यादा ज्ञान नहीं हो पाता कि वो भी जो धर्म गुरु बता रहे हैं उसको हर चीज का फॉलो कर देगा। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कहीं कमी है, चाहे वो मदरसा हो, स्कूल हो, गवर्नमेंट हो, चाहे जो भी शैक्षणिक संस्थान हो,
तो उसको सामाजिक मुखधारा में आना चाहिए, जो कमियां हैं उसमें सुधार करनी चाहिए। चाहे वो लड़ाई हो, दंगा हो, वहाँ मौलाना का नाम आता है तो मौलाना और मुस्लिम समाज को अपने आप पर विचार करना भी चाहिए। मैं सिर्फ मुसलमानों का पक्ष नहीं रख रहा कि मुसलमान अच्छे हैं और खराब हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मुसलमानों के मदरसे पर इस तरह का मामला आता है तो मुसलमान को भी इसके ऊपर विचार करना चाहिए कि सवाल क्यों आ रहा है। और जब तक आप अपने आप पर विचार नहीं करेंगे, अपनी कमी को नहीं तलाशेंगे, तब तक हमको नहीं लगता कि कुछ सामना बेहतर हो पाएगा। इसलिए मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से है कि मुस्लिम समाज को अपने शिक्षण संस्थान को बेहतर बनाने के लिए है कि आप बेहतर बनाइए और अच्छी तालीम दीजिए, बच्चे को पढ़ाइए और निश्चित ही समाज और देश को आगे बढ़ाइए। और ये जो एलिगेशन है उनको धोने का प्रयास जरूर कीजिए कि ये साबित कीजिए कि हाई कहीं न कहीं मेरे ऊपर ये एलिगेशन है। उस एलिगेशन को धोने के लिए मुस्लिम समाज को प्रखर होना पड़ेगा। मुस्लिम समाज के बुद्धिजीवियों को, मुस्लिम समाज के उलमाओं को आगे आना होगा कि इस तरह के मामला के साथ अपने जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं उनके साथ चर्चा करना चाहिए था। ये मेरा व्यक्तिगत मानना है। चलिए ठीक है, हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं इस चर्चा को। मोइन साहब, मैं आपसे अब ये समझना चाहूंगा कि तस्लीमा नसरीन को जब भारत ने शरण दी, वो दौर तो आपका ही था। मतलब ये ठीक है कि कुछ लोग उनको मानते हैं, कुछ नहीं मानते हैं, जैसा अभी असलम जी ने भी जिक्र किया। सवाल यह है कि जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको मानते भी हैं, तो ये जिस तरीके के आर्टिकल्स आ रहे हैं, जिस तरीके का लिटरेचर आ रहा है, उसमें जब कोई बात कही जा रही है, मतलब एक तो नेतागिरी की बात है, वो तो आप पॉलिटिकल एंगल से ले लीजिए, लेकिन लिटरेचर में भी जिस तरीके की चीज आ रही है उसको भी आप किस तरीके से देखते हैं कि वहां पर भी आपको लग रहा है कि साजिश ही है? देखिए, तस्लीमा नसरीन एक लेखिका हो सकती हैं, लेकिन उनका मुस्लिम समाज से कोई लेना देना नहीं। वो आए दिन मुस्लिम कम्युनिटी और मुस्लिम शरिया के खिलाफ बोल चुकी हैं। उनका मुसलमान नाम जरूर है, लेकिन उनका मुस्लिम धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये आज मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं आपके माध्यम से, और सबको मालूम भी है। रही सवाल इस बात का कि उप मुख्यमंत्री साहब ने जो बयान दिया है, देखिए ये कहीं ना कहीं पीड़ा है जो जैन जी का आंदोलन दिल्ली में हुआ और वो पूरे देश में फैलता जा रहा है, और युवा और छात्र वर्ग भारतीय जनता पार्टी से अलग होता जा रहा है। उससे बेचैनी इनकी पार्टी में फिर से आई और पनप रही है, और फिर से इन्होंने मदरसा वर्सेस पाठशाला, मदरसा वर्सेस स्कूल, हिंदू वर्सेस मुस्लिम करने की कार्रवाइयां शुरू कर दी हैं, जिसके तहत इनका ये बयान भी है। हाँ। हिंदुस्तान की आजादी में मदरसे से पढ़ने वाले लोग महात्मा गांधी के पीछे चलते थे और गांधी जी को अपना सर्वमान्य नेता मानते थे। गांधी जी कौन? जो सुबह को 2 घंटे पूजा कर कर अपनी राजनीति में प्रवेश करते थे, दिनचर्या की शुरुआत करते थे 2 घंटे की पूजा करके, और मदरसों के तमाम तालिबे इल्म, तमाम मदरसों के शिक्षक उस जमाने के गांधी जी के पीछे पीछे चलते थे। हिंदुस्तान जिंदाबाद। बहुत वैलिड पॉइंट उठाया है, और ये जो पॉइंट आपने उठाया इसी को लेकर के मैं नितिन जी के पास जाऊंगा। नितिन जी, यहां पर 2 पॉइंट बहुत तबीयत से समझने वाले हैं। मैं असलम साहब के पास भी गया और मोइन साहब के पास भी गया। उन्होंने तस्लीमा नसरीन का जो लिटरेचर है या जिस तरीके से वो अपनी बात को रखती हैं, उनको इस्लाम में भी मानने से उन्होंने इनकार किया है। लेकिन हमारे यहां, मतलब अब आप हिंदू तबके पे आ जाइए, आप खुद भी एक हिंदू हैं, उन्होंने जो उनके धर्म के बारे में कुछ भी उल्टा सीधा कह रहा है या लिख रहा है, उसको वो अपने धर्म से भी खारिज कर रहे हैं। यहां स्थिति यह है कि अच्छा मान लो हमारे मंदिर में, राम मंदिर में, अयोध्या में चंदे में चोरी हुई, सवाल इस बात का है कि कोई भी पीछे नहीं है। आपने भी अपनी तरह से उस पर भरपूर राजनीति की है। हमारे देश में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो देवी देवताओं पर कुछ भी बोल दें, कुछ भी उनके बारे में उल्टी सीधी टिप्पणी कर दें। मैंने कभी नहीं सुना कि कांग्रेस हो या सपा हो, मतलब यहां तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर ही सामने आकर के उनका बचाव करने लगते हैं। जर्जिस अंसारी है, मौलाना है, उसने अभी 4 दिन पहले कुछ कहा है। जेनजी के जिस आंदोलन की बात हो रही है, वहां पर जिस तरीके की बातें राम, कृष्ण, सीता, इन सब के बारे में कही गई, किसी से नहीं छिपाई है, लेकिन कोई नहीं आया सामने, और कहने वाले भी हिंदू ही थे। आपके चैनल पर हमने उसकी मजम्मत करी थी।
आपके चैनल पर बैठकर हमने उसका मजम्मत करी, उसकी निंदा करी और ये कहते हैं कि उसको नहीं मौलाना मोहन कहते साहब, ही क्यों मेरा हो? उसको वो तो ठीक कुछ है, इल्म मेरा ही सवाल नहीं। नितिन जी से है। इल्म वाले को मौलाना कहा जाता है। ठीक है, मेरा सवाल इल्म उसे है कि जो हिंदुस्तान को। मोहन साहब, मैं आ रहा हूं आपके पास। नितिन जी से है मेरा सवाल। मोहन भाई थोड़ा सा मौका दे दीजिए मुझे भी। मोहन भाई धन्यवाद। कोई बात, आप नितिन जी बोले, शेखर भाई रुक गए वो, उनको शायद आवाज देर से पहुंच रही है। जी शेखर भाई, आपने बहुत महत्वपूर्ण सवाल किया है। निश्चित रूप से ये कहना सरासर गलत है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी समाज के लिए, किसी भी व्यक्ति के लिए गलत बयानबाजी करेगी तो उसका समर्थन समाजवादी पार्टी या कोई और करेगा। ये बिल्कुल मैं इसको सिरे से खारिज करता हूं। समाजवादी पार्टी पहले दिन से, और आज मैं आपके चैनल में जिम्मेदारी से कहता हूं कि कोई भी व्यक्ति भारत का गैर संवैधानिक और गलत भाषा का इस्तेमाल किसी भी व्यक्ति के लिए करे, किसी समाज के लिए करे, वो गलत है। अब आती बात, और अच्छे और बुरे, इस समाज में दोनों तरीके के लोग रहते हैं। हर समाज में अच्छे बुरे लोग हो सकते हैं। कुछ हो सकता है कि मदरसे में पढ़ने वाला बच्चा भी शरारती और बदमाश निकल जाए, तो वो किसी अच्छे कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ने वाला ही बच्चा निकल सकता है, तो वो किसी संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वाला बच्चा भी निकल सकता है। क्या राम मंदिर में, जैसा कि आपने कहा, चोरी हुई, तो क्या केशव मौर्य ये कहने लगेंगे कि भारत के सभी मंदिरों में चोर पाए जाते हैं? ये बयान अगर केशव मौर्य ये बयान भी देंगे तो समाजवादी पार्टी इसकी भी निंदा करेगी कि कोई चोर व्यक्ति हो सकता है लेकिन भारत के सभी मंदिरों में चोर नहीं होते हैं। इसी तरीके से अगर मदरसों में पढ़ा हुआ कोई व्यक्ति किसी गलत एक्टिविटी में पाया गया तो अपराधी है, उसके खिलाफ वही सजा होनी चाहिए जो भारत के संविधान में है। लेकिन सभी मदरसों में आतंकवादी पनपते हैं, इस बयान की भी निंदा होनी चाहिए। दूसरी बात, अगर वो तस्लीमा नसरीन को अपना आदर्श मानते हैं और अगर उन्होंने श्यामा प्रसाद मुखर्जी, दीनदयाल उपाध्याय, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी, भागवत जी और मोदी जी, योगी जी को छोड़ करके तस्लीमा नसरीन को आदर्श मान लिया है तो फिर उसका स्वागत है, मैं उस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन अगर वो भारत के उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में ये बयान बोल रहे हैं तो इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूं। ये गैर संवैधानिक है और अगर ऐसी घटनाएं हो रही तो सरकार को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। वो अक्षम लोग हैं कि 10 साल से सरकार में है और 10 साल से भारत में सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसे हैं और सरकारी मान्यता प्राप्त मदरसों में आतंकवादी पल रहे हैं और भारत सरकार उसको बाकायदा एड भी दे रही है। तो ये सरासर भारत सरकार की अक्षमता, उत्तर प्रदेश सरकार की क्षमता है, देश की सरकार की क्षमता है और आपको तत्काल अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। मैं इस बात से कतई सहमत नहीं। ठीक है, मैं श्याम जी जो बात नितिन जी ने कही है, मेरे ख्याल से आपको बिल्कुल क्लियर है कि अगर वास्तव में ऐसा है जो केशव प्रसाद मौर्य कह रहे हैं तो उस पर कार्रवाई कीजिए और बंद कीजिए। और यह भी बात सही है कि आप जितना आप मतलब जोड़ने की बात कर रहे हैं, जितनी चीजें कर रहे हैं, लेकिन एक घटना ने बहुत सारी चीजें ऐसी भी कर दी हैं जिसकी वजह से आज इस तरीके की स्थितियां बन रही हैं कि कोई पप्पू यादव है वो बैठ करके संसद में और जिस तरीके के भेष धर के और सामने से चंदा ले रहे हैं और फिर लेकर के लंपट बन रहे हैं, तो हैं वो माननीय सांसद, लेकिन काम जिस तरीके का उन्होंने किया, मुझे नहीं लगता कि यहां बैठे हुए बहुत सारे हिंदू हैं उनमें से किसी की भी भावना आहत हुई होगी। तो श्याम जी ये जो चीजें हैं आप समझिए कि आपके ऊपर जिम्मेदारी बड़ी है। अगर मदरसे में गड़बड़ है तो बंद करिए, क्या जरूरत क्या चलाने की, खत्म करिए। शेखर जी, समाजवादी पार्टी के मित्र बड़े साफ गोई से बच के निकल रहे हैं और केवल मुस्लिम तुष्टीकरण से परिपूर्ण लग रहे हैं। अब देखिए इनकी 2-3 बातें मैं आपको बताता हूं। इन्होंने कहा कि गुरुकुल में भी और आरएसएस के स्कूल में भी तमाम इन्होंने हमको ऐसी गतिविधियां बता दी। लेकिन एक बात जानना चाहता हूं मैं नृपेंद्र जी आपसे, नितिन भाई, विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो, धर्म का विजय हो, अधर्म का नाश हो, ये आपने किसी मदरसे में सुना है क्या? आपने सुना है कि इस्लाम के अलावा और भी जो धर्म है उसका भी उतना ही सम्मान हो? किसी मदरसे में पढ़ाया जाता है? दो मुस्लिम मित्र बैठे हैं मेरे, वो बताएंगे अभी। लेकिन हमारे पढ़ाया जाता है
हमारे यहाँ जरा किसी धर्म पर गलत बोल गए तो उसके बाद गर्दन काटने के आदेश नहीं दिए जाते हैं। तस्लीमा नसरीन को सिर्फ इसलिए धर्म से और जो मुस्लिम से अलग कर देते हो, और ये लोग है कौन उसको अलग करने वाले? उसे तो तुम्हारे अल्लाह ताला ने किसी वजह से कुछ धर्म में पैदा किया है, और वो महिला कुछ बोलती है कि कुरीतियों को उजागर कर रही है, तो आपको सबक लेना चाहिए भाई। एक महिला कुछ बोल रही है तो क्यों? वो भी एजुकेटेड है, वेल एजुकेटेड है, पढ़ी लिखी है, लेखिका है, उनकी बात को गंभीरता से लेना चाहिए। पर नहीं, आप नहीं लेंगे, क्योंकि आप नहीं चाहते कि धर्म पर कोई सुधार हो। मैं ज्यादा बोलूंगा तो आप आदेश कर देना, फिर इसकी भी गर्दन काट दीजिए। एक मेरी प्रवक्ता बोल रही थी, वो आज तक निकल नहीं रही है। नितिन जी आप बता दीजिए। और आप समर्थन कर रहे हो, आप केशव प्रसाद मौर्य जी को स्टूल मंत्री कह रहे हो, क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जी की लोकप्रियता, केशव प्रसाद मौर्य जी एक पिछड़े वर्ग से आते हैं, तो आप पिछले वर्गों का जो व्यक्ति बढ़ता है तो बढ़ता हुआ नहीं देखना चाहते हो। आप कहते हो कि हम लोग अलग अलग उनमें बांटना चाहते हैं, वर्गीकरण आप करते हो। उनको मुख्यमंत्री बना दीजिए। अरे 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 हम उनको हटने के बाद चलिए ठीक है, मेरे पास आज वक्त इतना ही था, मेरे पास आज वक्त इतना ही था। ठीक है, मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने अपने अपना जो बात है उसको रखा है। बहुत बहुत शुक्रिया श्याम सलोने जी, आपका, नितिन जी, मोइन खान साहब, जितेंद्र जी, गिरीश जी और असलम जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे पास आज वक्त इतना ही था इस चर्चा में। यह बात सही है कि जिस तरीके की स्थितियां इस देश में, प्रदेश में लगातार बनती जा रही हैं, उसमें बड़ी मुश्किल से भारतीय जनता पार्टी ने तिनका तिनका रख करके और हिंदू वोट बैंक को अपने साथ इस तरह से जोड़ा था, जिसमें 2014 के बाद अलग अलग राज्य हो या केंद्र की सरकार हो, ऊपर नीचे होते रहे सीटों की संख्या, लेकिन उसकी सरकार मजबूती से लगातार चलती चली जा रही है। केंद्र में तीसरी बार और उत्तर प्रदेश में दूसरी बार, अलग अलग राज्यों में भी कई कई बार उसकी सरकारें रिपीट हो रही हैं, और हाल फिलहाल में पश्चिम बंगाल में उसकी सरकार बनी है और इसी हिंदुआने के एकजुट होने से बनी है। बड़ी चीज यह है कि जिस तरीके से हिंदुओं का वोट बैंक एक साथ एक जगह पर जा रहा है, उससे बाकी के विपक्ष को तकलीफ हो रही है, क्योंकि मुसलमान आमतौर पर बीजेपी को हराने वाले के खिलाफ एक तरफा वोट करता आया है, चाहे वो राज्य की सरकार का चुनाव हो, चाहे केंद्र की सरकार का चुनाव हो या कोई लोकल बॉडी। अब ऐसे में विपक्ष के सामने यह बड़ी चुनौती है कि वो किस तरीके से हिंदुओं के वोट बैंक को थोड़ा सा भी अपनी तरफ खिसकाए, ताकि मुसलमानों के साथ जाति से, वर्ग से किसी तरीके से उसका परसेंटेज बढ़े और वो वापस सत्ता तक पहुंच पाए। यह भी बात सही है जिसको लेकर के आज हमने इस चर्चा की शुरुआत की कि आखिर मदरसों में किस तरीके की एजुकेशन दी जा रही है। पत्थरबाजी तो मस्जिदों से होती है, मस्जिदों में मौलवी पाए जाते हैं, मौलवियों की एजुकेशन मतलब क्वालिफिकेशन उनकी हाई स्कूल है, एक हाई। अच्छा, फिर इतना ही नहीं है, जो बाकी के सारे कार्यक्रम हैं वो भी मौलवी के एक आदेश पर होते दिखाई देते हैं, फतवा भी मौलवी की तरफ से जारी होता है। तो आप एक हाई स्कूल के बच्चे की मेंटल स्टेटस को समझिए और उसके बाद इस बात का अंदाजा लगाइए कि इस्लाम को लेकर के जितनी बड़ी बड़ी टिप्पणियां, जितने बड़े बड़े फतवे एक मौलवी की तरफ से जारी होते हैं, उसमें किस तरीके से, किस तरीके की स्थितियों को पैदा करने की ताकत होती है। और वही ताकत समाज में कई बार ऐसी स्थितियों को पैदा करती है जिससे यह कहा जाता है कि कानून व्यवस्था की स्थितियां बिगड़ी हैं। मौलवी धरे जाते हैं, मुस्लिम धरे जाते हैं, कई ऐसे हैं जो इन्हीं मौलवियों के पढ़ाई लिखाई सिखाए के और डॉक्टर और इंजीनियर होने के बावजूद फट जाते हैं, बम बन जाते हैं, ह्यूमन बम बन जाते हैं, सीरियल ब्लास्ट करते हैं। तो इस तरीके की अगर स्थितियां हैं तो सरकार की भी जिम्मेदारी है कि ऐसे मदरसों को बंद करे, जरूरत नहीं है। ऐसे एजुकेशन सेंटर्स को भी बंद करे जहां वो मदरसे नहीं है लेकिन इस तरीके की वहां पर तालीम दी जा रही है। तो जो सरकार में बैठा है, पहली जिम्मेदारी उसकी है कि ऐसी स्थितियों को वो रोके, बजाय इसके कि सिर्फ बयान दे दे। नमस्कार। बांग्लादेश का हो, चाहे पाकिस्तान का हो, चाहे भारत का हो, मदरसा तो वास्तव में अगर देखा जाए तो अघोषित तौर से आतंकवादियों को पैदा करने की फैक्ट्री है।
हुकूमत को अपने इस फैसले पर नजरसानी करने की जरूरत है। एक ऐसी पहली सरकार है जिसने मदरसा शिक्षा को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया। आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तरों में, भारतीय जनता पार्टी के लोगों के घरों में पनपते हैं।